डी न्यूज पर। राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के प्रायोजक हैं आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। हमारा आज इस पैनल का थीम है या टॉपिक है जन जन का विश्वास। आप सभी बात मानेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में एक चुनी हुई सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा दायित्व होता है कि उसको और उसके काम को जनता का विश्वास मिले, लोगों का भरोसा रहे कि सरकार जो कर रही है, जो काम कर रही है या जो कदम उठा रही है वो हमारे हित में है। और आज जब हम मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारे साथ, जैसा मैंने कहा कि देश के अलग अलग क्षेत्रों से जहाँ से आए हैं वहाँ से भी और अलग अलग फील्ड्स से, अलग अलग प्रोफेशंस से जानी मानी हस्तियाँ जुड़ी हैं और इनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार के कौन सी स्कीम्स या नीतियाँ या कौन कौन से इनिशिएटिव्स, कैंपेन्स हमने इतने सारे देखे हैं पिछले 9 साल में। इन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में किन स्कीम्स का असर होते देखा है, क्या हालात अपने आसपास इन्होंने पहले देखे हैं और उन स्कीम्स, उन इनिशिएटिव्स को इंट्रोड्यूस होने के बाद इन्होंने क्या होते देखा है अपने आसपास, अपने अपने क्षेत्रों में, और क्या इन्होंने देखा है कि उन स्कीम्स में जनता का विश्वास बढ़ाया है। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम आप लोगों से एक ओपनिंग स्टेटमेंट लें। एज आई सेड, सिंथिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कीम्स और इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट where you have seen a positive impact or change happening in the area that you work in. और हमेशा हम कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन मुझे लगता है इस चर्चा के लिए हम कहेंगे जेंटलमैन फर्स्ट। नवाज, आप एक गांव से निकले थे और दुनिया भर में आपने इतना नाम कमाया, लेकिन जिस गांव को छोड़कर नवाजुद्दीन निकले थे, आज जब उस गांव में जाते हैं तो क्या लगता है आपको पिछले 9 सालों में क्या बदला है उस गांव में? पहले तो नमस्कार सबको। और मुझे लग रहा था कि 4-5 लोगों का होगा आपस में बैठ के, ये तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा, मुझे आदत नहीं है इतनी ज़्यादा, बट एनीवे, मैं जब छोड़ के गया था अपने गांव को तब तो बहुत ही जर्जर हालत में था, इतना कोई ख़ास डेवलपमेंट कुछ हुआ नहीं था। लेकिन रिसेंटली जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अभी 3 साल पहले मैं जब अपने गांव में गया था, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, तो मेरे बराबर में, मेरे घर के बराबर में जो घर थे वो बन रहे थे, और जो लोग बनवा रहे थे घर, उनकी कभी भी ऐसी दशा नहीं थी, वो कभी बनवा सकते थे घर। तो मैंने जस्ट पूछा कि भाई ये इनके पास पैसा वैसा आ गया क्या, तो इतना शानदार, इतना खूबसूरत घर बनवा रहे हैं, वो चक्कर क्या है? तो नहीं, बोले कोई स्कीम है, उसके तहत घर बन रहे हैं। और चूँकि मेरा मोहल्ला जो है मुस्लिम उसमें रहता है, जो जिन लोगों के घर बन रहे थे वो मुस्लिम ही थे, तो इस चीज़ को लेके मुझे बहुत खुशी हुई कि जब स्कीम कोई लागू होती है वो सबके लिए लागू होती है, उसमें कभी भी सरकार ये नहीं देखती, हमारी सरकार ये नहीं देखती कि ये हैं या वो हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। तो मुझे इस चीज़ को लेके बहुत खुशी हुई। दूसरा, ऑफकोर्स क्राइम था, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम था, मतलब उत्तर प्रदेश में आप देख ही सकते हैं, वो अभी वो खौफ नहीं है बिल्कुल भी किसी को। तीसरी बात ये कि हमेशा जब मैं उस वक्त पे था, जब मैं छोड़ के गया था, तो सड़कों की हालत तो बहुत ही ख़राब थी, खैर उसमें कोई शक नहीं। और आज अगर मैं बुढ़ाना का रहने वाला हूँ, आप अगर आज जाके देखें उन सड़कों को, तो इतनी साफ सफाई और इतना मेंटेन किया हुआ उन सड़कों को, तो इस चीज़ को लेकर बहुत प्राउड भी होता है कि एटलीस्ट मैं जो एग्जांपल दूंगा या कोई भी बात कहूँगा अपने गांव से ही दूंगा जी। तो मेरे गांव में तो ये डेवलपमेंट हुआ है, ये चीज़ें हुई हैं, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सारी चीज़ें इतना डेवलप हो जाएगा। तो अब जाता हूँ मैं, तो मैं दिल्ली से ही होके जाता हूँ, जब मुंबई से आता हूँ तो दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से मुंबई, और आई थिंक मुझे 4-4 घंटे लग जाते थे दिल्ली से अपने गांव जाने के लिए। लेकिन अभी का जो रास्ता है सड़कों की वजह से, वो आई थिंक 1.5 घंटे में पहुंच जाता हूं मैं। तो इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं। तो
आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का फर्क देखा है, का असर, प्रधानमंत्री आवास योजना का आपने असर होते देखा है कि लोगों के घर बन गए हैं, पक्के घर बन गए हैं, क्राइम कम हो गया है और सड़कें अच्छी बन गई हैं। ये 3 बदलाव आपको लगता है कि आपके गांव में हुए? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। निखत, खेलो इंडिया, खेल रहा है इंडिया, युवा ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इनिशिएटिव्स के प्रति लोगों खिलाड़ियों में विश्वास आया है? पहली बात तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जी हाँ, खेलो इंडिया की स्कीम के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे कि मैंने कहा पहले साल में एक कंपटीशन होता था और उससे ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं मिलता था दूसरे खिलाड़ी को और जो 3rd रैंक खिलाड़ी होता था। बट अभी ऐसा क्या है, खेलो इंडिया गेम्स हर एवरी ईयर होता है, उससे आप जब एक मेडल जीतते हो तो आपको खेलो इंडिया स्कीम में नाम आता है और एवरी मंथ आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, जिससे आपको फाइनेंशियली आपको एक टेंशन फ्री हो जाता है। आप अपने डाइट के लिए यूज़ करते हो, ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हो। तो खेलो इंडिया स्कीम एक एथलीट के लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, जिससे एथलीट अपने खुले माइंड फ्री होके स्पोर्ट के ऊपर फोकस कर सकता है और आगे जो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस देने के लिए वो अपनी पूरी मेहनत कोशिश वहाँ पे उसके लिए तैयारी करते हैं। और अगर लड़कियों की बात करें, लड़कियों का विश्वास कितना बढ़ा है, कितना एम्पावर्ड फील करती हैं या कितना इनकरेज्ड फील करती हैं कि हाँ हम स्पोर्ट्स में आ सकते हैं? लड़कियों के लिए बहुत सपोर्ट रहता है, स्पेशली बॉक्सिंग में। पहले लड़कियों को इतना पूछता नहीं था कोई बॉक्सिंग में। जब से मैरी कॉम ने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है तब से विमेन बॉक्सिंग को लोग ने सीरियसली लेना स्टार्ट किया। और मेरी खुद की स्टोरी ऐसी है कि बेटी हुई है, जर्नी फ्रॉम बेटी हुई है टू बेटी हो तो ऐसी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से शहर से निकल के वर्ल्ड लेवल तक अपने देश को रिप्रेजेंट करना और देश के लिए मेडल जीतना। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का एक स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो ये कहूँगी कि मोदी जी आप एक नया स्कीम निकालिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, जिससे और लड़कियां आगे आएगी और स्पोर्ट्स खेलेगी और अपना देश का नाम रोशन करेगी। क्या बात है वाकई। और मुझे तो लगता है कि काश हर बेटी की यात्रा ऐसी ही हो पाए कि बेटी हुई है और बेटी हो तो ऐसी। दिव्या, यू फाउंडेड अ फर्म कॉल्ड सीखो और आप यूथ एम्पावरमेंट और यूथ एम्प्लॉयमेंट पर बहुत काम कर रही हैं। और मुझे लगता है युवाओं के लिए सबसे बड़ी चिंता उनके माता पिता के लिए, हर परिवार की होती है कि भाई बच्चे की नौकरी कब लगेगी, काम कब करेंगे। आप जब से ये काम कर रही हैं और पिछले 9 साल में आपको क्या लगता है किन स्कीम्स की वजह से आपको लगा कि हाँ हालात सुधर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, एंड यू सीइंग अ चेंज अराउंड यू? Thank you so much, Richa, and really pleasure to be here. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें 50% से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन 25 साल की एज से नीचे है। So more than 50% of our population is under 25 years of age. ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है या एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज़ कि डू दे हैव द राइट स्किल्स, डू दे हैव द राइट स्किल सेट्स। वी नीड टू ट्रेन अबाउट 10 साल पहले वी नीडेड टू ट्रेन अबाउट 100 million people every year with the right skills for the industry. I still remember it was 15th July 2015 जब हमने स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया था। मोदी जी ने यहीं से विज्ञान भवन से ये लॉन्च किया था। एंड दैट वाज रियली आइकॉनिक क्योंकि पहली बार इट एक्चुअली ब्रॉट टुगेदर 20 डिफरेंट सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्ट्रीज। काम हो रहा है स्किल में, लेकिन ये सारा काम अलग अलग हो रहा था। तो ये 9 साल पहले हमने एक मिशन के अंदर इसको क्रिएट किया है, स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया है, एंड दैट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्मेशनल। Under the Digital Skill India mission, in the past year, 6.5 crore people registered, 5.53 people were trained, 4.3 crore people have been certified under the Skill India mission, which I think is a fantastic number. The second initiative जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा improvement और requirement थी was the NEP. This is the National Education Policy that was introduced in 2020. ये पहली education policy है
that was introduced in the 21st century. हमारी last education policy was 1986. And this policy really talks about skill development, not just बाद में कि आप कॉलेज कर लिए अब डिसाइड करते हैं कि जॉब और करियर कैसे करेंगे, बट स्कूल लेवल पे हम इसको कैसे इंट्रोड्यूस करें. तो आज के दिन एट द 9th स्टैंडर्ड अ स्टूडेंट कैन चूज फ्रॉम 55 डिफरेंट स्किल्स इन 19 सेक्टर्स, राइट. सो अक्रॉस द कंट्री हाँ जी, कुछ एग्जाम्पल सबके साथ अगर शेयर करें कौन कौन सी किस तरह की स्किल्स बच्चे सीख. तो अगर हम आप बोले तो आज के दिन हर 6 स्टैंडर्ड के बच्चे को, एंड दिस इज इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, वो कोडिंग चूज कर सकते हैं. 9th 10th 11th के बच्चे दे आर चूजिंग स्किल्स इन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, इन नाउ AI, इन ड्रोन टेक्नोलॉजी. ये उनके लिए सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट मैटर हैं जो एक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा राजस्थान या यूपी के स्कूल में चूज कर सकता है, पढ़ सकता है और आगे अपने लिए एक करियर और एक लाइफ बना सकता है. एंड फाइनली आई वांट टू टॉक अबाउट वुमेन डेवलपमेंट. मैं एक स्टार्टअप चलाती हूँ. स्टार्टअप इंडिया ऑफ कोर्स हैज़ बीन अ ह्यूज इनिशिएटिव, आई थिंक न्यूज़ में रहा है. इसमें भी मैं एक स्टेटिस्टिक्स शेयर करना चाहूँगी. 2200 startups today are run by women or by women founders. This is a 90% increase in the past, from the past decade. 36 unicorns have women as one of their founders. And I think this is an immediate result of the call of Nari Shakti, but more than anything women-led development. हम women को develop नहीं करना चाहते, हम उनकी life नहीं improve करना चाहते हैं, हम development करना चाहते हैं that is led by women. So women today are entrepreneurs, they are creating jobs, they are creating employability. 70% of all Mudra loans today are for women. And this is actual statistics on the ground कि जितने भी मुद्रा लोन्स गए हैं 70% women owned enterprises को गए हुए हैं. So I feel there's a large push towards women led development, which see a lot of, and especially women like me and Nikhat on this stage are talking about development. बहुत बहुत शुक्रिया. और हमारे साथ पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी जी हैं. अनिल जी, आपने पर्यावरण के क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है, बहुत लंबी आपकी यात्रा रही है. किन किन योजनाओं का आपने असर होते देखा है, या आपको लगता है कि मोदी सरकार का फोकस रहा है पर्यावरण पर? और खासकर मैं चाहूंगी जो अभी प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर बनाने की बात कही है, मेरे ख्याल से हर जिले में 75 अमृत सरोवर, उस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वी मस्ट अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी. Development is very solo. It's economic growth, and prosperity is inclusive. Ecology, inclusive economy is the prosperity. And the good thing is, अच्छी बात यह है कि अपने देश में ये सोच पनपनी शुरू हुई, और मैं उसमें ये आपको आपके संज्ञान में ले आऊं कि इकोलॉजी का मतलब गांव होता है, कि हवा, मिट्टी, जंगल, पानी, नदी गांवों से बनती है. और आपको और भी अच्छा लगेगा ये जान के, क्योंकि मैंने फील किया, मैं गांव में काम करता हूं, प्रकृति के साथ जुड़ा हूं. पहली बार कुछ लगातार समय से हमारे गांव देश के बजट को देखते हैं. अब एसी की कीमत गिरी या कार की ऊपर चढ़ी उससे मतलब नहीं, गांव के हिस्से में क्या बजट आया, क्योंकि बजट पहली बार पिछले कुछ समय से गांव की भागीदारी बजट में आई है. और उसका सीधा सा मतलब है कि कहीं इकोलॉजी उसका हिस्सा बनी. क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इकोलॉजी, अभी जो एक दूसरा बड़ा नारा सरकार का था, लोकल फॉर वोकल, वो बड़ा जादुई उसने असर दिखाया. उसका जादुई असर ये था, मेरे संसाधन, मेरा बाजार, मेरी सोच, मेरी समझ और मेरी पहचान, ये एक ब्रांड के रूप में गांव से खड़ा हुआ, और वो सीधे वहां की इकोलॉजी से जुड़ा था. दूसरी बड़ी बात कि एक और भी बात जो समझ में आई और बढ़ के आगे आई है कि पहली बार हवा, मिट्टी, जंगल, पानी जो इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो यही मान के कि स्टेबल इकोनॉमी के लिए स्टेबल इकोलॉजी चाहिए.
क्योंकि दुनिया अगर आज भटक गई और कहीं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे खड़े हुए, वो सिर्फ इसलिए था डेवलपमेंट डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। हमने बहुत तेजी से इकोलॉजी खोया, लेकिन हमने अपने देश में कहीं सावधानी बरत ली। हमारी सावधानी ये थी कि हमने साथ में इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अमृत सरोवर का आपने नाम लिया, कैच द रेन, सॉयल हेल्थ, मुझे लगता है कि ये प्राथमिकता थी। और 6.5 लाख गांवों का देश है ये, अगर इसको पनपना है तो 6.5 लाख गांव पर केंद्र होकर सोचे वाली चीज इकोनॉमी भी होती है और इकोलॉजी भी होती है। मैं ये भी मान रहा हूं कि पिछले लगातार कुछ लंबे समय से हम असल में इकोनॉमी को तो दर्शा देते हैं वो तथाकथित जीडीपी से। हमारे पास इकोलॉजिकल ग्रोथ मेजर नहीं है। हम बताएं कितना पानी जोड़ दिया हमने, कितनी हवा ठीक की, कितनी मिट्टी की, एक कलेक्टिव मेजर नहीं है। पर चलिए, हमारे उत्तराखंड जहां से मैं आया हूं, वहां विश्वर सिंह धामी की सरकार ने लोगों को स्वीकारते हुए जीपी, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, 4 पिलर, कितनी हवा ठीक की, कितना पानी जोड़ा, कितना जंगल जोड़ा और कितनी आपने हवा, मिट्टी, जंगल, पानी के 4 ग्रोथ मेजर से पहला ग्रोथ मेजर आ रहा है। और मुझे लगता है कि साझेदारी की सरकार ही सस्टेनेबल होती है। और ये बात बड़ी अच्छी लगती है मुझको। मैं लिखता हूं अखबारों के लिए एडिटोरियल, कभी कभी मुझे अपनी कही बात मुझे सरकार में जब दिखाई देती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सरकारें जब साझेदारी में चलती हैं तो वही सस्टेनेबल होती हैं और वहीं से सस्टेनेबिलिटी भी चलती है। मैं एक आखिरी बात यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि देखिए, हमने बड़े नारे लगाए, मेक इन इंडिया लगा, इस देश में नारा लगा, लोकल फॉर वोकल का नारा लगा। लोकल फॉर वोकल ने आत्मनिर्भरता लाई, ब्रांडिंग की, हैंडीक्राफ्ट, क्रैफ्ट्स के ऊपर बात की। और मेक इन इंडिया ने देश दुनिया में जो इस देश को ब्रांड तो बना, इंडिया ब्रांड बन चुका, ये तो हम सबको स्वीकारना पड़ेगा। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि मेक इन इंडिया का नारा, मेक इन इंडिया का नारा, मेक इन इंडिया का नारा इस देश में लगा होगा, पर विदेश में आजकल एक नारा चल रहा है, देख इन इंडिया कैसे ग्रोथ की। और यह बड़ी बात है, मैं इसको बड़ा सम्मान मानता हूं। मैं दुनिया में जब जाता हूं, देश विदेश में, तो मुझे पहली बार लंबे समय के बाद कहीं अपने लिए भी सम्मान और जगह दिखाई देती है। और यह बड़ी बात है सरकारों की। देखिए, मैं सामाजिक कार्य करता हूं, पर्यावरणविद हूं, मैं सरकारों की स्तुति नहीं करता, लेकिन सत्य और स्वच्छता का भी ध्यान रखते हुए उसको परोसना चाहता हूं। जो हुआ बेहतर, मैं उसकी प्रशंसा अवश्य करूंगा। हमने ग्रोथ ली है। मैंने देश की 3 बार साइकिल यात्राएं की हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर, मैंने सिलीगुड़ी से उत्तराखंड, और अभी मुंबई से उत्तराखंड, 3 साइकिल यात्राएं देखी 2 डेकेड के बीच में। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, भारत बदला है। और अब हम, सच तो यह है कि अब हम इंडिया से ज्यादा भारत के रूप में जाने जाते हैं। इंडिया पीछे, भारत ऊपर। चलिए, हमने एनवायरनमेंट, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और स्पोर्ट्स के हस्तियों की बात सुनी है। बहुत जरूरी है कि कॉर्पोरेट वॉइस को भी एक हमें सुनना चाहिए, उनकी क्या राय है, उनकी क्या ओपिनियन है। एक वीडियो मैसेज है हमारे पास किरण मजूमदार शॉ जी का, जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है बायोकॉन लिमिटेड की। कैन वी हैव द मैसेज प्लीज? I'd like to congratulate our visionary Prime Minister Shri Narendra Modi ji for 9 years of a great government that is delivering on many promises to make our country a great nation. I have seen a number of several transformational initiatives that have impacted the lives of every Indian in our country, in every section of society. I was extremely proud to be an Indian during COVID-19 as I saw a path-breaking and a world-beating technology that really helped us to navigate and manage COVID-19 in a very effective way. Both Arogya Setu and CoWIN were
world-beating apps that allowed us to track, trace and analyze over 2 billion vaccinations that were rolled out to over 1 billion people in our country, the largest mass vaccination program in the world on a digital platform. And what's more, I was also proud as a citizen to see vaccines being sent to other nations under the Vaccine Maitri program. Now coming to our Ayushman Bharat scheme, which really is focused on delivering healthcare to every Indian. And then of course we've had the Jan Aushadhi Kendras, which has focused on affordable access to essential and life-saving medicines. Being a woman entrepreneur and being one of the first wave of startup entrepreneurs in our country, I'm very, very excited to see what's happening in the startup ecosystem. Today we have a large number of young, dynamic entrepreneurs, much younger than what I was when I started my company. I thought I was young at 25, but today we have entrepreneurs who are much younger than that. I think what is really exciting is to see the way the government is supporting them in many, many initiatives, trying to make it easier for young people to pursue entrepreneurial opportunities. देखिए, एक मॉडरेटर के तौर पर मुझे हमेशा बहुत खराब लगता है कि ऑडियंस को सिर्फ सुनना पड़ता है, उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। तो कुछ समय हमने रखा है कि आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं हमारे पैनलिस्ट से, लेकिन सवाल पूछने का मौका मैं उन्हीं लोगों को दूंगी जो अभी आपस में बात नहीं कर रहे हैं। नजर है आप पर, तो सोच लीजिए, आपके मन में अगर कोई सवाल हो, आपस में डिस्कस करने से अच्छा है आप हमारे पैनलिस्ट से पूछ लीजिएगा। मैं 1-2 सवाल और ले लेती हूँ बस। नवाज, आपने क्राइम वाली एक बात कही, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो मुझे लगता है कि जिसका हम लोगों ने बहुत असर देखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका कितना असर आपने अपने गांव में देखा? एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रही थी। और दूसरा, मुंबई में जब आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, इतना बड़ा फिल्म क्रू होता है, उसमें बहुत सारे लोग हमारे यूपी बिहार से गए हुए होते हैं। आप लोग बात करते हैं जब टाइम होता है, तो आम आदमी की सोच कितनी बदली, जो हम जन जन का विश्वास कह रहे हैं? आप उन लोगों से जब बात करते हैं, यूपी बिहार से गए हुए लोगों से, तो क्या लगता है आपको, उनको क्या असर दिख रहा है, कुछ बदलाव दिख रहा है अपने अपने गाँव में? आई थिंक ऑफ कोर्स, क्योंकि बदलाव इसलिए भी है क्योंकि आज जिस वक्त पे हम लोग थे, जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, बहुत पहले की बात है, तो बहुत मुश्किल था एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो लेकिन आज अगर आप अपना कोई भी करियर परस्यू करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ये वो, मैं खुद से की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैंने कई बार सोचा था मुंबई जाने के लिए, बट वो बहुत इम्पॉसिबल सा लगता था। लेकिन आज कोई भी यंगस्टर अगर थोड़ा भी उसके दिमाग में कुछ आता है कि भाई मुझे ये करना है, तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं उसके सामने, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है उसके सामने। बेटियों को लेकर तो गांव गांव में, घर घर में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद सोच बदली है? बेटी पढ़ाओ, मैं तो खुद मेरे हमारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट नहीं था बिल्कुल भी कि बेटी पढ़ा, अरे बेटी क्या पढ़ा के क्या करेंगे, वो तो शादी वादी हो जाएगी, उसके दूसरे घर में क्या फायदा। तो लेकिन जो ये कॉन्सेप्ट बदला है, तो उससे ये फायदा हुआ कि आज वो खुद, जो माँ बाप कभी ये सोचते थे कि भाई अरे बेटी को तो बड़ी हो गई, शादी करनी है, कौन सा इससे क्या फायदा होगा, तो वो खुद आज अपनी बेटियों को, और ये रिजल्ट भी देख रहे हैं वो एट द सेम टाइम कि जो बेटियां हैं हमारी कितनी तरक्की कर रही हैं, उसका एग्जाम्पल बैठे हुए हैं हमारे सामने ही। तो इंस्पायर होती हैं आज बेटियां, इंस्पायर होती हैं और जिद भी मतलब अपना हक समझ रही हैं वो, और ये हक समझने के लिए उतने साल लग गए उनको। आज जब ये नारा निकला कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये डेफिनेटली इतने सालों के तक बैठी हुई थी और अपनी आवाज भी बुलंद नहीं कर सकती थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, एक अच्छे काम के लिए भी अपनी आवाज नहीं निकाल सकती थी वो। आज हक के साथ बोले कि भैया पढ़ना तो पढ़ना है, हमें तो पढ़ना है बस। और लोग आज के माँ बाप भी या भाई बहन भी हर उनकी बात को मान रहे हैं कि भाई हाँ जो सही बात है
सही चीज को तो एटलीस्ट मानना चाहिए ना, तो वो हो रहा है आज की डेट में। मतलब पंख दे दिए गए तो अब उड़ने की क्षमता तो है ही, तो अब उड़ जी। रही है। जब पंख दे दिए गए उनको, ताकत दे दी गई है बेटियों को, पंख तो पहले से थे ही। थे, बस ताकत नहीं थी। हाँ, बस वो था कि आज मिल गई। आज दिव्या, इसी ताकत को अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप में ले जाएं, आपने थोड़ा सा जिक्र किया उस पे, मुद्रा लोन्स वगैरह पर, लेकिन ओवरऑल आप माहौल में कितना फर्क देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा लड़कियां और एंटरप्रेन्योरशिप में आने की क्योंकि उसमें थोड़ा डर होता है, रिस्क होती है, ये डर रहता है कि कह दिया जाएगा कि अरे देखो कहा था ना नहीं कर पाओगी। आपने देखा है कि अब वो हिम्मत आई है, चाहे वो मुद्रा लोन्स की वजह से, बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लड़कियों को ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है, बेटियों को। जी, आई थिंक डेफिनेटली अगर आप देखें तो विमेन लेड डेवलपमेंट काफ़ी एक बड़ा चेंज आया है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 7 करोड़ विमेन महिलाएं हैव जॉइंड SHG। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो विलेज लेवल पे क्रिएट होते हैं। इन द पास्ट 9 years 7 करोड़ women have actually joined these groups. So I feel कि it's not just about कि आपने बोला है नारी शक्ति, मातृशक्ति, but ये जो schemes हैं they have been created in a way जहाँ पे women को एक आगे आने का मौका मिला है। और एक हमारी एक्सपीरियंस रहा है, जब हम सबसे पहले गांव में जाते थे या स्कीम्स में बोलते थे और लड़कियों को बुलाते थे कि आप आइए, स्किल करें, आप ट्रेनिंग करें, तो एक हेजिटेशन रहता है। लेकिन जब उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, स्किल हो जाते हैं, जब वो काम करने लग जाते हैं, जब उनकी एक्चुअली एक सैलरी आ जाती है, एंड ये सैलरी जब वो घर भेजने लग जाते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज कि पूरी कम्युनिटी मोबिलाइज हो जाती है। तो बाकी बच्चे, बाकी फैमिलीज आके बोलती है कि हमारी लड़कियों को भी आगे बढ़ाइए। सो आई फील दिस इनिशिएटिव कि आप एक लड़की को बढ़ाएं या एक लड़की को पढ़ाएं, आप एक को नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप पूरी सोसाइटी को चेंज कर रहे हैं। एंड हमने ये दिख रहा है कि पूरी सोसाइटी में ये एक चेंज आया है। एट द ग्राउंड लेवल आई एम सीइंग दिस, एट द विलेज लेवल, अगर हम स्टार्टअप फाउंडर लेवल पे पहुंचे, वहां पे भी वी फाइंड दैट मोर एंड मोर women are coming forward. I think I'll segue into one more topic that is very, very close to me is just women and just the concept and the brand of India globally, जो हम इसे देख रहे हैं। As a startup entrepreneur, अगर मैं बात करूं तो FDI, we've had more than $100 billion of FDI in 2023 in India. This is the largest amount in the past 100 years in India. And Tim Cook का नाम सुना होगा, I think audience में, Apple के फोन होते हैं। Last month Tim Cook came to India. अगर आप सैम ऑल्टमैन का नाम जानते हैं, ही इज मेड AI, ओपन AI, वो नेक्स्ट मंथ ही इज डूइंग अ वर्ल्ड टूर। वो दिल्ली आ रहे हैं इंडिया से मिलने, इंडिया के यूथ से मिलने, और वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज टुडे इंडिया इज रेलेवेंट ऑन द ग्लोबल स्टेज। And in the past 9 years, Modi ji ki government and this government has done a fantastic job in making us relevant. Not just for us, but internationally, globally, people know that you have to take notice of our entrepreneurs, of our women, of our stars. We are the ones who will define the future. And we're really excited about that. Thank you. Cynthia? When we talk of schemes, some schemes sound very generic, but if you actually see, they really impact women and children more strongly. Talking of making even villages open defecation free, or when we say clean India, or trying to get tap water, Jal Jeevan Mission, trying to get tap water access, to every household in every. How do you see these schemes as bringing a change to the lives of women and children, especially in rural areas? Great, thank you for that. I think one thing that I would pick up on is the incredible focus on responding to individual needs. So the national education policy, but the government of India also had the National Achievement Survey. It's the largest survey of an education system ever done in the world. And the point was to try to look at the system and understand what children are learning and what Indian students really know.
So based on that, the government has then created schemes and a policy that would look at how do you really reach children at individual schools and make sure that knowing what they know, what they don't know, how do you make the education system stronger? So I just also note that because we've got a lot of young leaders here, that data, that information about what's really happening on the ground becomes extremely important. What that leads to is that India has made an investment in foundational learning. So schemes that are looking at how do you keep children in school in a safe environment. So all of these schemes, children don't learn. A girl or a boy can't learn if they're hungry or if they don't feel safe because of the sanitation or if they can't get access to clean water. So again, this convergence, when we look at Jal Jeevan, Swachh Bharat missions, when you look at Ayushman Bharat, all of these that come together that are looking at sanitation, health, and putting them in the facilities, this becomes an extremely important part of a child's home, but also their learning. So that convergence of learning and that foundational learning enabled to be able to have basic reading and numeracy, again, is based on a survey that India did in 2014. The schemes come together to make sure that you have water, sanitation, health. The government's addressing nutrition so that a child goes to school healthy, nourished. And all of this foundational learning, my third and final point is looking at the G20 and what the government has done with a real focus in its education working group on foundational learning. A child cannot have 21st century skills if she can't read and write and do basic math. So that foundational learning is then leading, again, I would say, with an innovating approach where the government of India is looking at how do you give skills and different pathways to young people who want livelihood. And that, I think, those schemes enable children to grow up healthy, nutritious, and learning. We're working, UNICEF and the UN are working on an initiative called Yuva. And it works with the Ministry of Youth and Sports. It works with the Ministry of Education. It brings in the private sector. The private sector has a role to play in making sure young people have skills, in making sure they're connected to jobs. So this initiative, again, is an innovation that the government has brought across all sectors. And we have a portal that we've piloted in 15, it's not a pilot, in India pilots are gigantic. So we've reached almost 4 million young people with a job across 15 states, and it needs to grow, but it's connecting young people to jobs, to skills. They don't want me to keep going. So I think that I'm out of time. There's some problem, I think. These initiatives, as well as these missions, together. I think I would end it with just a story, two little stories. One is whenever you ask young people, we have a platform. Do we have a handheld mic? Every time you ask young people anywhere in the world, what's the number one thing that they're worried about? It's their livelihood. Young people say they want to work, they want a livelihood. And I think that's the thing that is the most impressive. When I've traveled around, and I was just last week, or early this week, in Gujarat, and I met with one of these adolescent groups that has come together, a number of girls, and the number one thing they wanted to do was finish school and have a livelihood that could take them and build their future. And so I think I just give that story that these schemes are not only theoretical and interesting investments from a budget perspective, but they reach real lives, real girls who are counting on them and using them to make sure they finish school and then go to that next career that they're looking for. Thank you so much. Cynthia, I just wanted to share a personal experience. I was visiting a government school in a village near Bengaluru. And there the teachers were provided with testing kits
कि टीचर्स खुद देख सकते हैं हर 15 दिन में कि वहां पानी जो आ रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है बच्चों के लिए. अंडर द जल जीवन मिशन द टीचर्स हैव बीन ट्रेन्ड टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर देमसेल्व्स, ताकि उन्हें किसी एक्सपर्ट का इंतजार ना करना पड़े. एंड पीरियडिकली दे कीप चेकिंग सो दैट द चिल्ड्रन गेट clean water to drink. So that's a beautiful initiative I felt. आप में से कोई लोग अगर, लेकिन प्लीज स्टिक टू द थीम, जन जन का विश्वास, अगर हमारे किसी भी पैनलिस्ट से उनके क्षेत्र के कार्य के बारे में या किसी सरकार की स्कीम के बारे में बात करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं सवाल. Primarily, I'm confident that I speak for everyone here, and in fact all of India, when I say that all of you sitting on the dais, you've created paradigmatic shifts in whichever fields you are, and you are true icons. Well, my question is particularly directed for Nawazuddin sir. So when we look at the film industry, we see all of it with a lot of glitz and glamour. But does it get overwhelming at times? As in, people look at public personalities with a lot of love and affection, but then again, it at times infringes your personal life as well. So what remains your coping mechanism at such times? I request us to stick to the questions related to the theme, जन जन का विश्वास. आपको उससे related कोई सवाल पूछना है तो प्लीज पूछिए. Yeah, so basically, sir, how do you cope up with those things, and how do you maintain that the same love and affection with the audience in such cases? जी, अपना काम honesty और hard work के साथ करते जाएं, बाकी वो पे होता है कि आप आज जो आपको प्यार मिलता है वो आपकी ऑनेस्टी की वजह से है. जो भी जिस फील्ड में है, अगर वो ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है तो डेफिनेटली लोग हैं, पहचानने वाले लोग हैं, और उसको वो पे होता है. हार्ड वर्क ये वो, हाँ थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विल रियलाइज दैट वो पे होगा. तो मैं इसी उस पर चलता हूँ कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें वो ट्रूथफुल हो, ऑनेस्टी हो उस कैरेक्टर में, और इसी की वजह से आप क्या करते हैं उन्हीं लोगों को जो आपको उस परफॉर्मेंस में वो चीजें देते हैं या हार्ड वर्क के साथ करते हैं. कोई भी नवाज, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी में जो लोग बोलते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं लेकिन हिंदी में बात नहीं करते, उस पर आपकी टिप्पणी वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था. आपकी राय जानना चाहूंगी भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब ये इंट्रोड्यूस हुआ है कि लोकल लैंग्वेज, सिर्फ हिंदी ही नहीं, जिस इलाके से बच्चा आता है वहाँ की भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए, साइंस भी, सारे सब्जेक्ट्स, ताकि वो बच्चा अच्छे से समझ सके और आगे बढ़ सके. इस पर क्योंकि आपने ये सवाल उठाया है, और क्या बात हो सकती है अगर आपकी लोकल लैंग्वेज में आपको चीजें बताई जाए. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जब शेक्सपियर के प्लेस पढ़ते थे तो बहुत ही क्लिष्ट उसमें होते थे, क्लिष्ट इंग्लिश होती थी और क्लिष्ट हिंदी होती थी. तो क्योंकि जबरदस्ती बोला जाता था पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो समझ में तो आप पढ़ते भी थे लेकिन समझ में नहीं आता. तो लेकिन अगर वो हमारी लैंग्वेज में होते हैं, यानी लोकल लैंग्वेज में होते वो सारे प्लेस या जो भी हम लिटरेचर हमने पढ़ा, तो उससे तो बेस्ट कोई चीज हो ही नहीं सकती. आई थिंक इवन परफॉर्मेंस में भी जब हम बोलते हैं कि भाई अगर आप लोकल हैं, लोकल लैंग्वेज में जब परफॉर्मेंस करते हैं तो उसमें आपके एक्सप्रेशन ये सारी चीजें निखर के आती हैं. लेकिन जैसे आप दूसरी लैंग्वेज जो आपके कमांड में नहीं है उस लैंग्वेज में परफॉर्मेंस करते हैं तो दिख जाता है कुछ लैक कर रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश में कोई परफॉर्मेंस करूँ तो उसमें बहुत अलग होगा, और हिंदी में जब मैं परफॉर्मेंस करता हूँ तो मैं उस पर कमांड है मेरा. तो ये इससे खूबसूरत बात हो ही नहीं सकती अगर लोकल लैंग्वेज में उनको चाहे वो साइंस हो, चाहे आर्ट हो, लिटरेचर हो, वो सारी चीजें प्रोवाइड कराया जाए. इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता. Good evening, panel members. So my question is from Cynthia ma'am, and first of all, my name is Arif Kumar. I am from UNICEF College. So Cynthia ma'am, since your transition to being a UNICEF representative in India now in the month of October, what personally have you seen that has catapulted India into the stratosphere regarding the new education policy and its distribution in the rural areas? So I think your question was what I've seen in terms of the national education policy and how it's transcended across pan-India. Yes, things I've seen. I think the two things that are very powerful is that it is holistic from beginning to end of a child's education. So it's from the foundational learning through a college.
and a pathway for a child to get to a livelihood. So India is not forgetting the importance of a foundational education and then providing opportunities like Delhi has around entrepreneurship or vocational opportunities. And the skills and the 21st century opportunities will only come if you have that foundational learning, but it's also pushing for reaching with vocational, with entrepreneurial, with connecting to the private sector. Ministry of Youth and Sports Affairs, I often joke, they have pushed UNICEF and the UN to really reach over 300 million young people in India. I would have argued for, maybe we go for 150 million, but the government wouldn't allow it. They said we have to go for 300 million, so that's our goal. Vidya wants to add. I will just add to this, just to answer this question. ये NEP क्या है? ये NEP 2020, what is it doing? So I'll give you a very simple example. 12th के बाद आप कॉलेज नहीं गए, you didn't do a college degree, but you started working. आप vocational education करने लग गए, आप फैक्ट्री में काम करने लग गए, you started working in logistics, you started working in healthcare, and उसके साथ you started, आपने कोई vocational training course किया. Now what NEP allows you to do, उसका एक framework है, and this is something that is already live and in place. And what this does is, with your diploma, with this framework, आपने 3 साल पढ़ाई की है, and आपका ये diploma है that actually gives you equivalence to a university or college degree, which didn't exist before. So it doesn't matter if you not have the opportunity to go to a university or a college, even if you're studying, even if you're working at the vocational level, after 3 years, you can go for your masters. I will talk about a more exciting sector, which is media, right? I think sabko, media is very interesting, obviously the entertainment industry is very exciting. So for example, to answer your question, अगर आप acting में हैं, acting में काम करना चाहते हैं, the education policy today is actually allowing for roles like sound technicians, for film production. ये vocational skills है, ये vocational roles हैं जो आज के दिन आप पढ़ सकते हो on the Digital India platform, on different agencies that are involved, and this NEP will allow you कि आप 4 साल काम कर रहे हैं, आप बॉलीवुड में अपना लाइफ बना रहे हैं, लेकिन उस 4 साल बाद you actually have a graduate degree or a master's degree, and I feel this is a massive change that is really happening and that we are really seeing. एक लास्ट क्वेश्चन मुझे लगता है ले सकते हैं बिफोर वी वाइंड अप द पैनल. मैं दीपक दुबे IMC हिंदी पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ. मेरा सवाल अनिल प्रकाश जोशी जी से है. महोदय, प्लास्टिक अपशिष्ट जो है आज के समय में एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, चाहे मानव पारिस्थितिकी हो, सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र हो या जलवायु परिवर्तन. तो प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए हम स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में कैसे जो व्यवहार है वो समाज में लाए जाने चाहिए, इसका समाधान क्या होना चाहिए? देखो दोस्त, मैं कुछ मामलों में सरकार को दोषी नहीं मानता. जिस दिन आप और मैं प्लास्टिक का उपयोग बंद कर देंगे, फैक्ट्री भी बंद हो जाएंगे. अब समय आ चुका है, हम बहुत सी चीजों में इस देश को हमने कचरा बना दिया. कौन बना रहा है? सरकार डाल रही है क्या सड़कों में? आप और मैं. तो जब तक नैतिकता और चरित्र में बदलाव नहीं आया, इस देश ने चरित्र खो दिया. सत्य है, अपना घर साफ, गली गंदी हो, शहर गंदा हो. तो मेरे प्लास्टिक के प्रति मेरी एक ही भावना है, ये तो चिपकी हुई चीज है. आप और मुझसे सबसे निकालो अपने आप, चला जाए. क्योंकि अब पहाड़ खत्म हो चुके उधर वाले, और यही पहाड़ अब आ चुके. यही शायद एक जवाब है. और वरना लगातार सरकार क्या बोलने में लगी है, प्लास्टिक यूज खत्म हो, कचरा फिर भी बाजारों में. क्योंकि आप और मैं अंकल चिप्स खाते हैं, आप ही मैं सब चीजें खाते हैं, जो बदलाव आप अपने आसपास देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत खुद से करें. सारी चीज इसमें इंक्लूड हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हेल्थ को लेकर के, इकोनॉमिक को लेकर के, एनवायरमेंट को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के. लेकिन इसमें जो इस कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है और उसका जो 50% पार्ट है विमेन, उसके लिए इस सरकार ने जो काम किया है वो है ट्रिपल तलाक एबोलिशन. तो मेरा एक क्वेश्चन है सिर्फ छोटा सा नवाजुद्दीन सर से.
तो अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बहुत सारा चेंज देखा है, एजुकेशन को लेकर के भी अपने एरिया में एक चेंज देखा है, तो आपने इस टॉपिक को लेकर के क्या चेंज महसूस किया है? क्योंकि जो एशिया की लार्जेस्ट इस्लामिक जो स्टडी सेंटर है वो देवबंद में है और वो देवबंद जो है वो बुढ़ाना के बहुत करीब है। तो आप कोई भी चीज होने पर, इस तरह की तलाक होने पर जो लड़कियां हैं वो एकदम से फतवा लेने चली जाते थे वहां पर और डिक्लेरेशन हो जाता था यस इट इज वैलिड और उनका तलाक हो गया। तो अभी ये एक्ट फ्रेम हो जाने के बाद में आप क्या महसूस करते हैं? लड़कियां फतवा लेने जाती है, लड़के फतवा लेने जाते हैं, लड़कियां पुलिस स्टेशन जाती हैं। बहुत अच्छा डिसीजन लिया था हमारी गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक का। और देखिए, लड़कियां होती है, फीमेल होती है, चाहे वो यहाँ पर चाहे कहीं भी हो, और उनके सपोर्ट में हमें खड़ा होना चाहिए। जो भी रिवायत चली आ रही है, जो भी रिवायत है इस तरह की कि आपने 3 तलाक दे दी और निकल गए, आप अपना काम छोड़ गए, ऐसे नहीं हो सकता है ना। ये बिल्कुल ही, और जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया था इसके अगेंस्ट, वो बहुत ही, मैं उसको बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पैनलिस्ट का और किरण मजूमदार शॉ जी का भी। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि बहुत सारी अच्छी स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, कैंपेन्स पिछले 9 साल में हुए हैं। कुछ नाम हमको बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जिनका फायदा हम सिर्फ इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि हम उतने जागरूक नहीं हैं उन कैंपेन्स या नीतियों या इनिशिएटिव्स को लेकर। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम खुद जागरूक हों, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार की महिलाओं को, चूंकि लगातार महिला सशक्तिकरण की ज्यादा बात हो रही है, इतना जागरूक करें कि हमें पता हो हमारे अधिकार क्या है और हमारे अधिकार के लिए या हमें वो अधिकार देने के लिए हमारी सरकार क्या क्या कोशिशें कर रही है, क्या क्या नई नीतियां ला रही है। बहुत जरूरी है, जैसे दिव्या ने बताया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हम में से कितने लोग जानते हैं कि उस पॉलिसी में क्या क्या है। मुझे लगता है आज इस पैनल का सबसे बड़ा टेक अवे हो सकता है कि आप सब लोग जाकर अच्छे से उस पॉलिसी के बारे में पढ़ें। आप सब युवा हैं, इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, स्टार्टअप इंडिया से आप क्या फायदा ले सकते हैं, डिजिटल इंडिया से, स्किल इंडिया से, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनसे आपका विश्वास तब बढ़ेगा जब आप उनके बारे में जानेंगे, जागरूक होंगे और उसका फायदा उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग टू अस। थैंक यू। राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के प्रायोजक हैं